हेलो बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसके पिछले क्लास में हम आप लोगों को इनवर्स एक्सरसाइज 4.5 में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बता दिए थे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और ये भी बताए थे कि ए इनवर्स कब फाइंड किया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आप ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। जो मैट्रिसेस इन्वर्सिबल होगा उसी का हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब आज की क्लास में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यानी कि आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स भी है, मैट्रिसेस भी है। अभी दोनों का एप्लीकेशन क्लियर। तो बेटा यह आपके सिलेबस से साथ हटा दिया गया है या हटा ही दिया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों का यूज करते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे आपको इक्वेशन मिलेंगे जिसमें 2 वेरिएबल मीन्स एक्स वाई होगा या 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये सब तीनों होंगे। तो उसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये सब कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको आप देखिए और समझिए। जैसे इसमें फर्स्ट हेडिंग है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसका डेफिनेशन यह है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution exists. If its solution one or more exist। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। तो देखिए, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन, चाहे वन सॉल्यूशन रहे या मोर देन वन रहे। ठीक है, मोर देन वन एग्जिस्ट, यानी कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तब हम उस सिस्टम को कहेंगे कि यह कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखें। इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखिए, बुक में आप देख लेंगे। बुक में यह डिफिनीशन है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम तब कहेंगे जब इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब तो वह कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अदरवाइज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यह जो एक्सरसाइज आपके बुक में दी गई है इन सब में कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है सिर्फ यही दिया है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए जो सेकेंड हेडिंग लिखवाए हैं। ठीक है, लेकिन इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी पर मिलेगा कंसिस्टेंट सिस्टम में जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर, पेज नंबर 133 पर एंड नोट आप देख लेंगे। देखो, नोट में गिवन है कि इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन
सॉल्विंग यूनिक सोल्यूशन ओनली। देखिए यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में एग्जिस्टेंसी की बात की गई है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और देखिए एग्जिस्ट सोल्यूशन तो वन और मोर देन पर भी होगा, मतलब जिसमें मोर देन सोल्यूशन मिले, लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में वन सोल्यूशन पर ही सब क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसी को कहते हैं कि वन सोल्यूशन। क्लियर। अब आप देखें कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का मेथड आपको समझा रहे हैं। Solution of system of linear equation using inverse of matrix. Solution of system of linear equation using inverse of a matrix. यह हेडिंग है। अब हेडिंग का मतलब आप समझ लें कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग आप जानते हैं कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर वन होगा तो वह लीनियर होगा, चाहे एक्स वाई जेड या एक्स वाई सिर्फ टू वेरिएबल रहेंगे तो उस पर भी मैक्सिमम पावर वन होना चाहिए, और अगर थ्री वेरिएबल है तो उस पर भी मैक्सिमम पावर वन होना चाहिए, तो उसी को लीनियर कहेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक, क्लियर, ए इनवर्स बी इनवर्स जो भी रहे, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, सब हम आपको बता चुके हैं। तो अब देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1। यह फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2 एंड a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। 1 2 3 3 इक्वेशन है और एक्स वाई जेड यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसको आप देखें इस तरीके से हम राइट कर लेते हैं कि यह मैट्रिक्स बना दिए। अब इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, जैसे फर्स्ट लाइन में देखें a1 है, b1 है, c1 है, इसको लिख लेंगे। और सेकेंड इक्वेशन से हम सेकेंड लाइन यानी कि सेकेंड रो बनाएंगे। फिर से समझिए, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो एंड थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो, इस तरीके से इसको बना लेते हैं। और यहाँ पर x की जो कोफिशिएंट है इसको हम c1 और y के कोफिशिएंट को c2 पर, z के कोफिशिएंट को c3 यानी कि थर्ड कॉलम पर रखेंगे। अब देखिए रख करके दिखा रहे हैं, होगा क्या, आप देखेंगे कि a1 b1 c1 रख लिए पूरा कंप्लीट। अब सेकेंड लाइन का मतलब सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो बनाते हैं। a2 b2 c2, यहाँ पर a3 b3 c3, और यह देखें एक्स वाई जेड और यह कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3, क्लियर।
अब आप यह जानते हैं कि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या पहला इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से होगा। अब आप देखें कि इसको हम मैट्रिक्स ये मानते हैं, ठीक है, या आप ऐसे समझें कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X इज इक्वल टू XYZ, एंड यहाँ पर एक हम अदर मैट्रिक्स B सपोज कर लेते हैं। B इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी कि D1 D2 D3, ठीक है। आप इतना पहले समझिए, इससे हमने इसको बनाया और इसमें क्या है कि इसको हम A मैट्रिक्स A लेट कर लिए हैं और यह मैट्रिक्स X लेट कर लिए, इसको मैट्रिक्स B लेट के लिए हैं। तो जब इसके प्लेस पर यह रखेंगे, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे तो इसके प्लेस पर ए लिखेंगे, इसके प्लेस पर एक्स लिखेंगे और इसके प्लेस पर बी लिख लेंगे, यानी कि यही आएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए हम दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट कर देंगे। तो जब ए इनवर्स ऑपरेट करते हैं, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसका जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, और ए इनवर्स है इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, आप जानते हैं, यह आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कंप्लीटली एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस यह है कि आप इसको कोई एक इक्वेशन दे लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रहे। इक्वेशन सेकेंड हमने दे दिया। अब ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। अब बी इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि बी इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म इस तरफ दिए गए होते हैं, यही मैट्रिक्स आप बना है D1 D2 D3। अब ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर यह जो ए मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आप यह भी जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको सब फाइंड करना पड़ेगा। क्या क्या? इनवर्स एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो वह ए इनवर्स मिलेगा। अब ए इनवर्स की वैल्यू कंप्यूटरी सॉल्व कर करके आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड में रखें, और फिर बी का मल्टीप्लाई करा करके जब यहाँ पर ए इनवर्स और बी रख करके सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व हो जाएगा तब एक्स इक्वल टू यह रिजल्ट मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड है। अब इन तीनों वैल्यू को रखेंगे और कंपेयर करा लेंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा एक लिस्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, यह आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें देखें एक तो प्रॉपर्टी है, उसको आपको समझा देते हैं। ये हमने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिए हैं। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अब आप पेज नंबर 134 पर देखें। 134 पर यह कंडीशन दिया है केस सेकेंड, इफ ए इज
सिंगुलर मैट्रिक्स, जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0 होगा। और ये सब केस फर्स्ट की कंडीशन है। केस फर्स्ट में क्या था कि डिटर्मिनेंट से नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब वह नॉन सिंगुलर होगा तब, ठीक है। और सिंगुलर के लिए कंडीशन अब आपको समझा रहे हैं। केस सेकेंड देख लेंगे। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 0। आप ये जानते हैं कि जब सिंगुलर मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसके लिए देखें, इसमें आपको यह कर लेना है कि इन दिस केस एडजॉइंट ए इंटू बी, यह आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। बुक में आप देख लीजिए। तो अगर आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहे हैं वह 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब सिंगुलर है, तब आपको एडजॉइंट के इंटू बी, यानी एडजॉइंट आप निकाल ही सकते हैं और बी से मल्टीप्लाई, बी मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म यानी कि जो D1 D2 D3 माने थे, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, अगर यह नॉट इक्वल टू 0 है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तब वह सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। तब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता तो उसी पर हम कहते हैं कि वह इनकंसिस्टेंट है। और अगर मान लेते हैं कि इसको हम सॉल्व किए और यह 0 के इक्वल मिला, यानी कि जो सेकेंड कंडीशन दिया है एडजॉइंट के इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन दिस सिस्टम may be either consistent or inconsistent according as system have either infinite or many solution or no solution, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड कंडीशन भी आप पढ़ करके देख लेंगे। अब हम जो पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 देखें। एग्जाम्पल नंबर 27 है सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आप देखिए कि यह सिर्फ 2 वेरिएबल का है, एक्स वाई 2 वेरिएबल का है, तो इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको यूज करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। तो इसको पहले आप इस तरीके से राइट कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 2 5 3 2 एक्स वाई 1 7, क्लियर। या देखिए अब इसको ए कर लेंगे, यानी कि लेट ए इक्वल टू
2532 और यह x इज इक्वल्स टू एक्स वाई और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 17। क्लियर। तो यह क्या है, यह कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वेयर a is equal to this matrix is the coefficient of matrix and x is equal to this matrix x y। इसका आर्डर देखिए 2/1 का आर्डर है और यहाँ पर b is equal to ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इसी को लेकर के यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्लियर। अब जब इसको यहाँ पे रख लेंगे आप देख रहे हैं कि इसके प्लेस पर a और इसके प्लेस पर x और यहाँ पर b होगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या चाहिए, a इनवर्स, हमको x इनवर्स चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए देखिए हम दोनों तरफ a इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। यह आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है। जब ये आइडेंटिटी हो गया तो आई एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b यानी कि एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। अब आप इसको कोई एक इक्वेशन कर लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक। अब आप देख रहे हैं कि a इनवर्स फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर a इक्वल टू यह दिया है। अब इसका इनवर्स फाइंड कर लें और इनवर्स तब फाइंड करेंगे जब वह इनवर्सिबल होगा, वैसे यह एग्जिस्ट होगा। फिलहाल आप जानते हैं कि a इनवर्स के लिए एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट से ये इतना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद एडजॉइंट निकाल करके डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देखें डिटर्मिनेंट्स a इक्वल्स टू, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर देते हैं यानी कि 2532। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 5 जा 15 माइनस कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू -11। यह नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। तो जब डिटर्मिनेंट से नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वह एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि यह इन्वर्सिबल है। ठीक है। अब एडजॉइंट पे निकालते हैं। एडजॉइंट ए आपको डायरेक्ट मेथड समझाया है 2/2 के लिए। इसको यहाँ पर इनके साइन को चेंज कर देंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों प्लेस पर 2 ही 2 है तो हम इस 2 को यहाँ पर लिखते हैं 2 और यह वाला 2 यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर देखें -3 +3 है तो -3 कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है तो -5 कर लिए। यह एडजॉइंट हो गया। अब a इनवर्स के लिए देखें a इनवर्स इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं कि एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट से यानी a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट भी जस्ट यहाँ पर फाइंड किए हैं और डिटर्मिनेंट से तो 1 अपान, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 अपान डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किए हैं कितना है -11 है तो -1 अपान 11 एडजॉइंट यहाँ पर है 2 - 5 -3 2। यह a इनवर्स हुआ। अब आप देखें कि हमको चाहिए x की वैल्यू तो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू यह है 1/-11 2 -5 -3 टू बी। बी की वैल्यू देखें यहाँ पर यह गिवन है 17। अब आप देखें कि इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि यह कांस्टेंट टर्म है, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन अभी कराएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यह क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आप पहले इनका मल्टीप्लाई करा लिया करें, ठीक है। यह आपको हर बार करना है, चाहे 2/2 आर्डर करें, चाहे 3/3 आर्डर की हो, ठीक है। इस जगह पहुंचने पर यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म रहता है इसका आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई न कराया करिए, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 11 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/-11 आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 1 जा 2 -5 7 जा 35 हुआ। अब इसी तरीके से इसका इसमें करेंगे तो 3 1 जा -3 और +2 7 जा 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 1/-11 इसको सॉल्व करेंगे, 35 में से 2 माइनस करेंगे तो 33, यानी कि -33, और यहाँ पर 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। आप देखेगा सिंपल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जब 1/11 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 3 जा 33 3 और यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू यह वैल्यू हुआ। अब यहीं पे देख लें, साइड में दिख ही रहा होगा x इक्वल टू 3 1। अब x इक्वल टू देखें क्या है, x y है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x y इज इक्वल टू 3 -1। अब आप कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, और यही आंसर है, यही रिजल्ट है। इसी तरीके से हम x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर 3/3 आर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर जो भी इक्वेशन है, ठीक है, यह 2/2 रहे या 3/3 है, आप एक इस तरीके से राइट करेंगे। यह कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको a लिख लेते हैं, या x y को x करिए, इसको कोई कांस्टेंट हम b लिए हैं, आप c d e f कुछ भी ले लें, ठीक है। d b इक्वल टू हो गया। अब इसको यहाँ पर दे a इक्वल टू b, a इनवर्स अप्लाई कर दिए तो ये आप समझ लें x इक्वल टू a इनवर्स b आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन कोई ना कोई आप मान लिया करेंगे। अब a इनवर्स निकालने के लिए तो पहले उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, ठीक है। तो -11 आया। अब a इनवर्स निकालने के लिए अगर 2/2 आर्डर का है तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, एडजॉइंट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और a इनवर्स इक्वल टू ये सब कंप्यूटरली सॉल्व कर लेंगे, और फिर आप इक्वेशन फर्स्ट में आ जाए। a इनवर्स की वैल्यू रखिए b यही है जो आप कांस्टेंट टर्म लिए रहते हैं, ठीक है। 1/1 और 7 है, इसको रख के मल्टीप्लाई करा करके फिर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कांस्टेंट होता है इसका आप इसमें अभी नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर लिया करें, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, ठीक है। पहले नहीं कर देना है, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का कराया करिए, फिर जो यहाँ पर बचे इसका करा दीजिए, ठीक है। डिवाइड कर दिए तो x इक्वल टू 3 -1 आए, और x इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या है, x y मैट्रिक्स है, तो x y इक्वल टू कंपेयर x इक्वल टू 3
y=-1 और यही रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई करते रहेंगे। अब हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.6 के एक दो क्वेश्चन बता दें। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिए गए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको करा देंगे। और इसके बाद हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 4.6 के मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, यहीं तक। ओके।